नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम क्लास 12th हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दो कविताएं दी गई हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इन कविताओं के रचयिता हैं उमा शंकर जोशी। जहां छोटा मेरा खेत में कवि ने एक पन्ने को, सफ़ेद पन्ने को खेत के समान बताया है। जिस तरह से एक किसान खेत में बीज बोता है, फिर थोड़े समय बाद में बीज अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और बाद में उसकी फसल की कटाई की जाती है और सबको अनाज मिलता है, उसी तरह से कवि अपने शब्दों की अभिव्यक्ति एक पन्ने पर, यानी कि खेत के समान एक चौकोर पन्ने पर अभिव्यक्त करता है, काव्य अभिव्यक्ति करता है और थोड़े दिन बाद में वो अंकुरित होती है, कविता पुष्पित होती है, पल्लवित होती है। मतलब उस कविता का जगह जगह पे बखान होता है और लोग उसको रस ले लेकर गाते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन लेखक ने ये बताया है कि किसान जो बीज बोता है खेत में और उसकी कटाई करने के बाद में जो अनाज मिलता है वो तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन कवि के द्वारा जो खेती की जाती है शब्दों की, उसका रस तो अनंत काल तक लोग भोगते हैं। तो कविता का दायरा बहुत असीमित है। तो यही इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है। और दूसरा है बगुलों के पंख। इसमें कवि प्रकृति, पक्षी, पशु, इन सब का चित्रण इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं कि प्रकृति का दृश्य बहुत ही लुभावना है, बहुत ही मनमोहक है। बगुले की पंक्तियों के माध्यम से सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए दोनों ही कविताएं हम आनंद के साथ पढ़ेंगे। सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगी। आशा है आपको पसंद आएगी कविता और आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बच्चों निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कविता अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये उमा शंकर जोशी आप यहाँ देख रहे हैं और ये गुजराती कवि हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ और फिर गुजराती साहित्य को इन्होंने नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता में प्रकृति से जोड़ा गुजराती कविता को और आम जिंदगी के अनुभव से परिचय करवाया और कविता को नई शैली दी। और फिर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, फिर जेल भी गए और बाद में 1988 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ दी हुई हैं। इन्होंने एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, संपादन और अनुवाद, ये सब साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनकी विशेषता ये रही है कि इन्होंने कविता को नया स्वर और नई भंगिमा प्रदान की है। इन्होंने जीवन के सामान्य प्रसंगों पर आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखी है। इनकी भाषा बहुत सरल है और इन्होंने मानवतावाद, सौंदर्य व प्रकृति के चित्रण पर अपनी कलम चलाई है। कविता का सार मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं फिर से कि छोटा मेरा खेत जो पहली कविता है, इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि क्रम के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। ये बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। ये कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं। और आगे कवि बताता है कि साहित्य कृति में जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। कि अचानक से कवि के मन में कविता रचने का विचार आता है, वो अचानक से आता है, लेकिन जब ये कविता बन जाती है और तो बताते हैं कवि कि खेत में पैदा होने वाला अन्न तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। फिर दूसरी कविता का सार इस तरह है। ये कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है जो कि प्रकृति के सुंदर दृश्य को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। बच्चों, मैं आपको अभी ये छोटा मेरा खेत कविता इस वीडियो के माध्यम से एक ही कविता समझाऊंगी, फिर दूसरी वीडियो में दूसरी कविता आप पढ़ेंगे तो क्या है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। छोटा मोरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना,
कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब इसका आपने सार समझ लिया है और कविता में क्या बताने का प्रयास किया गया है वो भी मैंने समझा दिया है, तो कविता आपके लिए और आसान हो गई। ये शब्द आप आराम से समझ सकेंगे, क्योंकि वैसे भी उमा शंकर जोशी जो कवि हैं इस कविता की, उन्होंने सरल भाषा में ही कविता रची है, हर किसी को आसानी से समझ में आ सकती है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। छोटा मोरा खेत, चौकोना, कागज का एक पन्ना। तो जो छोटा सा ये कागज का पन्ना है, ये एक चौकोर खेत की तरह लगता है। कवि क्या कहते हैं कि ये जो कागज का पन्ना मैं लेके बैठा हूँ, ये एक छोटा सा खेत के समान लगता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। तो कवि के मन में अचानक से कोई भावनात्मक आवेग उमड़ता है और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला जाता है। तो कवि जब भी कविता रचता है तो अचानक से ही कोई भावना दिमाग में आती है और तब वह तुरंत कविता रचने बैठ जाता है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो पन्ना है ये छोटा सा एक खेत के समान लग रहा है और अचानक से एक भावनात्मक अंधड़, एक तूफान दिमाग में आया और खेत में बीज बोकर चला गया। मतलब खेत में बीज बोने का मतलब है कि कविता रचकर चला गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। तो ये विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। तो जो बीज बोया, अचानक से भावना जो कौन दी दिमाग में, तो वो इसमें सारी की सारी कल्पना के साथ कवि ने इस चौकोर खेत में रोप दी है, अभिव्यक्त कर दी है। जब कवि का अहम चला गया तो उसके सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो जब वो कल्पना के साथ और शब्द उसमें डाल देता है चौकोर पन्ने में, तो फिर उसका पूरा जो अहम है, खुद का अहंकार है, वो समाप्त हो जाता है और कल्पना के साथ शब्दों के अंकुर उसके ऊपर विकसित होते हैं और फिर एक पौधे के रूप धारण कर लेते हैं। मतलब वो कविता बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह खेत में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लद कर झुक जाता है। तो जिस तरह से खेत में पेड़ पौधे बड़े होकर एकदम पत्तों के साथ एकदम झुक जाते हैं, वैसे ही जो कविता है उसमें भावनाओं और कल्पनाओं का सहयोग प्राप्त करके रसायन पीकर वो कविता पुष्पित पल्लवित होती है और बाद में वो फूलों से लद जाती है। मतलब लोगों के पूरे उसमें रस भर जाता है, आनंद भर जाता है और उससे वो पल्लवित होती है, विकसित हो जाती है। तो आगे है पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, यहाँ तक पढ़ लिया था। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का 6 पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उसमें अद्भुत रस की धाराएं फूटने लगती हैं। रस झूमने लगे फल रस अलौकिक। तो जब कविता रूपी पन्ने में फल झूमने लगते हैं तो उससे रस की धारा फूटने लगती है जो अमृत के समान लगती है, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटने रहने से जरा भी नहीं कम होती। तो ये रचना तो पल भर में रची थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है, क्योंकि कवि को अचानक से कोई भावना दिमाग में आती है और तो तुरंत कविता तो रच देता है, लेकिन कविता तुरंत लिखी गई लेकिन उसका फल अनंत काल तक सबको मिलता रहेगा। आज हम भी इस कविता का रस पान कर रहे हैं ना बच्चों। हम भी ये कविता तो पता नहीं कब लिखी गई थी, लेकिन आज भी हम इस कविता को आनंद के साथ पढ़ रहे हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं।
लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती रस का क्षय पातर। क्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो रस का क्षय पातर सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। तो कवि क्या कहते हैं कि इस रस को जितना लुटाता है उतना ये बढ़ता जाता है। मतलब कवि जितनी अपनी भावनाएं और कल्पनाएं कविता रचते समय डालेगा उतनी ही वो कविता ज़्यादा प्रभावशाली होगी और उतना ही लोगों को रस उससे मिलता रहेगा। तो कवि कहता है कि उसका कविता रूपी जो छोटा सा खेत है उसमें रस कभी भी समाप्त नहीं होता। तो बगुलों के पंख कविता का सार इस प्रकार है। ये कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है जो कि प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। तो कवि यहाँ बगुलों के पंख से बताता है कि जो बगुले हैं शाम के समय काले बादलों में एकदम पंक्ति, क्योंकि बगुले सफ़ेद होते हैं और वो काले बादलों में पंक्ति से मतलब एक लाइन में उड़ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वो काले बादलों में एकदम बादलों के ऊपर तैरती हुई शाम के समय की सफ़ेद काया के समान सफ़ेद शरीर दिखाई देता है। तो ये एकदम नयनों को सौंदर्यता प्रदान करती है यह ऐसा दृश्य, और इस दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसी में खो जाता है। तो ये इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार करता है लेकिन स्वयं को बचा नहीं पाता। तो कवि बताता है कि कोई भी मतलब बहुत सारे कवियों ने युक्तियां अपनाई कविता में सौंदर्यता पैदा करने की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, उपाय है, वो ये है कि चित्रों के वर्णन के साथ सौंदर्यता अगर कविता में प्रकट की जाए तो वो कविता ज़्यादा प्रभावशाली होती है। चलिए, छोटा मेरा खेत तो हमने पढ़ लिया, सरल भाषा में समझ लिया। अब हम ये दूसरी कविता जो है बगुलों के पंख, इन दोनों कविताओं की पीडीएफ बच्चों आपको एक साथ ही मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप पीडीएफ देख सकते हैं। उसमें कविता को नोट डाउन अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा। चलिए, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती हैं मेरी आंखें। तो कवि क्या कहते हैं कि नभ मतलब आसमान, तो आसमान में पाती, पाती मतलब पंक्ति, पंक्ति बनाकर बगुलों के जो उड़ते हुए बगुले हैं वो सुंदर सुंदर पंख दिखाई दे रहे हैं उनके, चुराए ली जाती मेरी आंखें, और वो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखों को एकदम आराम दे रहे हैं, भाव पैदा कर रहे हैं और मेरी आंखों को बहुत ही लुभावने लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं वो। तो कजरारे बादलों की छाई नभ छाया तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो ये जो दृश्य है मेरी आंखों को चुरा ले जाता है और काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है। तो काले काले बादल हैं, ये आसमान में छाए हुए हैं, और सायंकाल का जो समय है चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। जो बगुले जो एक पंक्ति में उड़कर जा रहे हैं काले काले बादलों में, तो वो ऐसे लगते हैं कि शाम के समय में एक चमकीली सी सफ़ेद सी काया तैरती हुई बादलों में जा रही है। हले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। तो ये दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। कौन सा दृश्य? जो बगुलों की पंक्ति जा रही है आसमान में काले बादलों में उड़ते हुए, एक पंक्ति बनाकर जो जा रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं कि एक सफ़ेद काया काले बादलों पर जा रही है, तैर रही है। तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, तो मैं उसमें खोता ही जा रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं तो उसमें डूबी जा रहा हूँ। तो कवि कहता है कि उसे कोई तनिक रोक रखो। वह आह्वान करता है कि अरे कोई उनको इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव से कोई मुझे रोको, मेरे ऊपर तो इस प्रभाव का जादू सा चल गया है।
वह तो चुराए ली जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंदी बगुलों की पांखें। तो मैं उसमें खोता ही जा रहा हूँ और इसके प्रभाव से, इनके जादू से, ये दृश्य से कोई मुझे रोके। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है लेकिन बच नहीं पाता है। ये दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। कौन सा दृश्य? जो बगुलों की पंक्ति है, नभ में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं। तो ये छोटी सी कविता बच्चों आपको कैसी लगी, समझ में आई होगी। फिर से दोहरा देती हूँ कि नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, कि आसमान में पंक्ति में बंधे हुए बगुलों के पंख, मतलब बगुले उड़ते जा रहे हैं काले काले बादलों में। चुराए ली जाती मेरी आंखें, मेरी आंखों को चुराए ली जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो जो कजरारे बादल हैं और इनमें काले बादलों में, आकाश में जो काले बादल छाए हुए हैं, उनमें ये बगुलों की पंक्ति ऐसे लग रही है जैसे सफ़ेद काया, श्वेत रंग की काया तैरती हुई नजर आती है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। और ये जो काले बादलों की छाया में ये जो पंक्ति जा रही है, ये इतनी आकर्षक है कि मुझे अपने जादू में बांधने की कोशिश कर रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो। तो कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोके। ये बहुत ही आकर्षक है और मैं तो इसमें खोता ही जा रहा हूँ। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। ये जो दृश्य है, इस प्रभाव से मैं बचना चाहता हूँ, परंतु ये दृश्य ऐसा है कि ये मेरी आंखों को चुराए ही लिए जा रहा है। नभ में पाती बंदी बगुलों के पंखे। तो आकाश में जो उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों की पंखें हैं, उसमें कवि एकदम से खो गया है और उनके प्रभाव से वह नहीं बच पाया है। कवि की आंखें एकदम अटक कर रह गई हैं। चलिए इन दोनों कविताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन कौन से संभावित हैं और लास्ट ईयर के एग्जाम्स में कौन कौन से आए हुए हैं, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, छोटे चौकोन खेत को कागज़ का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? उत्तर है, कवि ने छोटे चौकोन खेत को कागज़ का पन्ना कहा है। इससे कवि बताना चाहता है कि कवि क्रम तथा खेती में बहुत समानता है। जिस प्रकार छोटा खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार कागज़ का पन्ना भी चौकोर होता है। और जिस प्रकार खेत में बीज, जल, रसायन डालते हैं, उसमें अंकुर, फूल, फल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज़ के पन्ने पर कवि अपने भाव के बीज बोता है और उसी कल्पना, भाषा आदि के जरिए रचना के रूप में उसको फसल मिलती है। फसल एक निश्चित समय बाद काट ली जाती है, परंतु कृति से, मतलब कविता से हमेशा रस मिलता है। प्रश्न नंबर 2, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? उत्तर है, रचना के संदर्भ में अंधड़ का अभिप्राय है जब भावों की आंधी आती है तो वह शब्दों का रूप लेकर कागज पर जन्म लेने लगती है। वास्तव में भाव ही कविता रचने का पहला चरण है। बीज से कवि का आशय है जब भाव आंधी रूप में आते हैं तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये बीज वास्तव में विचार और अभिव्यक्ति का रूप होता है। यही कविता रचने का मूल मंत्र है। थर्ड क्वेश्चन, रस को अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो उत्तर है, कवि ने रचना क्रम की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इशारा किया है। रचना क्रम का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। ये जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है। ये चिरकाल तक आनंद देता है, मतलब लंबे समय तक आनंद देता है। क्या? कवि की रचना जो कर्म है, उसका कविता करने का कर्म है, वो कभी खाली नहीं होता। एक कविता रस दी गई तो उसका अनंत काल तक रसपान सभी करते हैं और जितना इसको बांटा जाता है उतना ये भरता जाता है और आगे तक, मतलब अनंत काल तक आनंद देता है। प्रश्न नंबर 4, कवि को खेत का रूपक अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर है, कवि बताना चाहता है कि कविता लिखना या रचना एक मुश्किल कार्य है। काफ़ी मेहनत करने के बाद और कल्पना करने के बाद भी कुछ शब्द कागज़ पर उतर पाते हैं। यही खेती का हाल है। खेत में बीज बोने से लेकर कटाई करने तक में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए कवि ने छोटे पन्ने को खेत का आकार बताया है। प्रश्न नंबर 5, कविता लूटने पर भी क्यों नहीं मिटती या ख़त्म होती?
यहाँ लूटने का अर्थ से बांटने से है। जब कविता पाठकों तक पहुँचती है तो वह खत्म नहीं होती, बल्कि उसको महत्व और अधिक बढ़ता जाता है। जो जो वह पाठकों के पास पहुँचती है वह और अधिक विकसित होती जाती है। आगे कुछ पंक्तियां दी हैं, इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। तो शब्दों के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि जब शब्द रूपी अंकुर फूटे तो नए पत्तों के निकलने से पौधा झुक गया, अर्थात नए फूल पत्तों के खिलने के कारण भावना रूपी अमृत पत्र झुक गया। और दूसरा है रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लूटते रहने से बीज जरा भी कम नहीं होती। तो कवि कहता है कि बीज रोपण में बहुत कम समय लगता है, लेकिन बीज रोपने और कविता लिखने में बहुत फर्क है। खेत में बोया बीज कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन कविता रूपी फसल की कटाई चिरकाल तक चलती रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है, वह बढ़ते रहते हुए भी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, कवि का कहना है, जिस प्रकार खेत में बीज पड़कर कुछ दिनों बाद उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, उसी प्रकार विचार रूपी बीज पड़ते ही शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते हैं। ये कविता की पहली सीढ़ी है। प्रश्न नंबर 8, पांति बंधे से कवि का क्या तात्पर्य है? पांति बंधे से कवि का तात्पर्य एकता से है। जिस प्रकार ऊंचे आकाश में बगुले पंक्ति बांधकर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एकजुट रहना चाहिए। बगुलों की पंक्ति हमें एकता की शक्ति का भाव सिखाती है। प्रश्न नंबर 9, अलौकिक रस की धारा कब फूटती है? जब कोई विचार रूपी बीज अंकुरित होकर कविता का रूप धारण कर लेता है तो उसमें आनंद की बहुत सी धाराएं फूटती रहती हैं। ये धाराएं अनंत काल तक बहती हैं। ये आनंद पाठकों को चिरकाल तक खुशी देता है, इसलिए ये रस अलौकिक है। प्रश्न को समझो बच्चों कि अलौकिक रस की धारा कब फूटती है? कब फूटती है? जब विचार रूपी बीज अंकुरित होकर कविता का रूप धारण कर लेता है और उसमें आनंद की बहुत सारी धाराएं फूटती हैं, तब लगता है कि अलौकिक रस की धारा फूट रही है। चौकोन छोटे खेत को कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा? उस खेत में रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की कैसे है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कवि छोटे चौकोन खेत को कागज का पन्ना कहता है। वह बताता है कि कवि कर्म की भी खेती की तरह है। खेती में रोपाई से कटाई तक प्रक्रिया श्रम साध्य होती है, मतलब मेहनत लगती है। इसी तरह कविता सर्जन भी श्रम साध्य का कार्य है। इसमें भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कविता का रस अनंत काल तक आनंद देता है। खेती की फसल का समय निश्चित होता है, पकने तक फसल कट जाती है, परंतु कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर खेत और कागज के पन्ने की समानता के 3 बिंदु पर प्रकाश डालिए। बच्चों, खेत और कागज का पन्ना दोनों कविता के आधार पर दोनों की समानता आपको बतानी है। तो पहली समानता है कि दोनों चौकोर होते हैं। कौन? खेत और कागज। दोनों ही समतल होते हैं। दोनों में ही बीज से फसल उत्पन्न होती है, मतलब खेत में तो बीज डालते हैं और इसमें बावों के बीज डालते हैं। खेत में बीज से तथा कागज पर विचार रूपी बीज से। और दोनों ही क्षय पात्र के समान हैं। क्षय पात्र मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो खेत में बार बार बीज डालेंगे, बार बार फसल पैदा होगी। ऐसे ही कवि भी अपने भावों से कविता जो रचता है वो अनंत काल तक रस देती है, आनंद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कवि ने कवि कर्म को कृषक के कार्य के समान बताया है। किसान भी खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित होकर फसल बनता है और जनता का पेट भरता है। वह मनुष्य की दैहिक आवश्यकता को पूरी करता है। इसी तरह कवि भी कागज रूपी खेत पर अपने विचारों के बीज बोता है। कल्पना का आश्रय पाकर ये विचार विकसित होकर रचना का रूप धारण करता है और इस रचना के रस से मनुष्य की मानसिक जरूरत पूरी होती है। तो इस कविता का अर्थ क्या है कि कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। किसान भी खेत में बीज बोता है और वो फसल
बनाता है और जनता का पेट भरता है, मनुष्य की दैहिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। लेकिन कवि खेत पर अपने विचारों के बीज बोता है। कौन से खेत पर? कागज रूपी खेत पर। और कल्पना का आश्रय पाकर विचार विकसित करता है, रचना रूप धारण करती है और ये मनुष्य की मानसिक जरूरतों को पूरी करती है। तो किसान तो शारीरिक जरूरत पूरी करता है और ये कविता जो है वो मानसिक जरूरत पूरी करती है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 10। पहला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? रमाशंकर जोशी, भीमसेन जोशी, उमाशंकर जोशी, भीष्म जोशी। तो इसका सही उत्तर है उमाशंकर जोशी। यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? यहाँ कवि कागजी रूपी खेत की बात करता है। मतलब जिस तरह से कागज होता है और उसी तरह चौकोर यहाँ पर कवि ने खेत को माना है। तो खेत की तुलना कागज की से तुलना की गई है खेत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया। जिस तरह से हम चौकोर खेत में बीज बोते हैं और फसल होती है, वैसे ही कवि के लिए खेत उस एक पेज है और उसमें उसने शब्द बीज रूपी शब्द बोए हैं और उससे अपनी भावनाओं की फसल तैयार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि क्या बोता है? विचार रूपी बीज, अभिव्यक्ति रूपी बीज, गेहूं रूपी बीज, गीत रूपी बीज। तो अभिव्यक्ति रूपी बीज कवि अपने खेत में बोता है। मतलब कागजी रूपी जो खेत है उसमें शब्दों का अभिव्यक्ति रूपी बीज बोता है। कवि अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? तो कवि अभिव्यक्ति रूपी बीज कागज के पृष्ठ पर बोया था। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? तो जिस तरह से हम फसल बोते हैं खेत में और बीज डालते हैं, उसके साथ साथ खाद की भी ज़रूरत होती है, मतलब रसायन डालते हैं। वैसे ही कवि जो पेज पर विचारों और अभिव्यक्ति के बीज बोता है, उसमें वह कल्पनाओं का रसायन उसमें डालता है। बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो बीज शब्द के रूप में अंकुरित होता है। अगला प्रश्न है, कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया? अक्षय मतलब जो कभी खत्म न हो। तो कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया? वह आएगा साहित्य की अमृत धारा, जो कभी भी खत्म नहीं होती है। साहित्य की रस धारा कब तक चलती है? वह अनंत काल तक चलती है। कवि ने किसे रसायन कहा है? कवि ने कल्पना को रसायन कहा है। प्रश्न नंबर 11, छोटा मेरा खेत में शैली है, मतलब किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे अलग अलग लिखने की शैली होती है, एक चित्रात्मक होती है, वर्णनात्मक होती है, अभिधात्मक होती है। तो यहाँ पर जो शैली प्रयोग की गई है वह प्रतीकात्मक है। मतलब किसी भी चीज़ को प्रतीक मानकर तब शब्दों में कल्पनाओं के साथ शब्द बनाए गए हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष में अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पल्लव पुष्प मतलब पल्लव रूपी पुष्प रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बगुलों के पंख किसकी रचना है? बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी की रचना है। आकाश में किसकी पंक्ति बंदी है? की सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो यहाँ बगुलों की पंक्ति की सुंदरता का चित्रण किया गया है। बगुलों के पंख द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? बगुलों के पंख द्वारा आँख चुराए जाने की बात कही है। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? बगुलों के पंखों का रंग सफ़ेद है। अगला प्रश्न, आकाश किससे भरा हुआ है? आकाश काले बादलों से भरा हुआ है। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते सांझ की श्वेत मतलब सफ़ेद, तो सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? तो कवि को बगुलों का माया रूपी सौंदर्य
अपने आकर्षण में बांध रहा है। कवि ने किसकी सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया? कवि ने पंक्तिबद्ध कबूतरों की सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया। कजरारे बादलों की छाई नम छाया में अलंकार है। कजरारे बादल मतलब बादल कैसे हैं? कजरारे। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बगुलों के पंख में शैली है। बगुलों के पंख में अभिधात्मक शैली है। बगुलों के पंख में पदावली है, तो बगुलों के पंख में कोमल कांत पदावली है। सतेज से अभिप्राय है, मतलब तेज, जिसमें तेज हो तो उसका अभिप्राय है तेजस्वी। अंधड़ से अभिप्राय है, अंधड़ से अभिप्राय है आंधी। आंधी तूफान होते हैं उसको अंधड़ बोलते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही गई है? क्षण की, अंकुर की, अनंतता की, फसल की। तो छोटा मेरा खेत में किसकी कटाई की बात कही गई है? अनंतता की। बगुले कैसे उड़ रहे हैं? बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में, एक ही कतार में उड़ रहे हैं। कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया? तो कागज के पन्ने को चौकोना खेत कवि ने बताया है। बगुलों के पंखों द्वारा आंखें चुराने से क्या तात्पर्य है? तो बगुलों के पंखों द्वारा आंखें चुराने का मतलब है सुंदर दिखाई देना। छोटे चौकोन खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये रिपीट हुआ प्रश्न कागज के पन्ने के लिए छोटा चौकोन खेत बताया है। छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे? छोटा मेरा खेत कविता में फल झूमने लगे। बगुलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तो बगुलों के पंख कविता में सांझ की, सतेज मतलब तेजस्वी और श्वेत मतलब सफ़ेद, और काया मतलब शरीर। तो सफ़ेद तेजस्वी काया क्या कर रही है? तैर रही है। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? छोटा मेरा खेत कविता में क्षण की मतलब पल की बात कही गई है। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? तो छोटा मेरा खेत कविता में शब्दों के अंकुर फूटने की बात कही गई है। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है? तो काले बादलों की छाया छाई है। बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही है? तो सांझ का समय जो है तब बगुलों के पंख कविता में सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही है। इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, 1 लाख तक पहुंचा दें। और उसके साथ ही मेरा खुद का चैनल है जहां पर आपके लिए ग्रामर के वीडियो बनाए हुए हैं। के कौशिक नाम से चैनल है, उसका लिंक इसके नीचे दिया हुआ है, वहां जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण ग्रामर से संबंधित सभी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से 1 लाख तक पहुंचा दें। थैंक यू सो मच।